नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 25वां भाग एपिसोड यानी 25वां वीडियो। इसका शीर्षक है कुंभ मेला। मुझे डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता से मिलने रंगून जाना था। वहां जाते हुए श्री भूपेंद्र नाथ बसु का निमंत्रण पाकर मैं कलकत्ते में उनके घर ठहरा था। यहाँ बंगाली शिष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। उन दिनों मैं फलाहार ही करता था। मेरे साथ लड़का रामदास था। कलकत्ते में जितने प्रकार का सूखा और हरा मेवा मिला उतना सब इकट्ठा किया गया था। स्त्रियों ने रात भर जागकर पिस्तों वगैरह को भिगोकर उनके छिलके उतारे थे। ताज़े फल भी जितनी सुगढ़ता से सजाए जा सकते हैं सजाए गए थे। मेरे साथियों के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार किए गए थे। मैं इस प्रेम और शिष्टाचार को तो समझा, लेकिन एक दो मेहमानों के लिए समूचे परिवार का सारे दिन व्यस्त रहना मुझे असहाय प्रतीत हुआ। परंतु इस मुसीबत से बचने का मेरे पास कोई इलाज ना था। रंगून जाते समय स्टीमर में मैं डेक का यात्री था। यदि बसु के यहाँ प्रेम की मुसीबत थी तो स्टीमर में अप्रेम की मुसीबत थी। डेक के यात्री के कष्टों का मैंने बुरी तरह अनुभव किया। नहाने की जगह तो इतनी गंदी थी कि वहाँ खड़ा रहना भी कठिन था। पाखाने नरक के कुंड बने हुए थे। मेरे लिए यह सुविधाएं भयंकर थीं। मैं जहाज़ के अधिकारी के पास पहुँचा, पर कौन सुनता है। यात्रियों ने अपनी गंदगी से डेक को गंदा कर डाला था। वह जहाँ बैठे होते वहीं थूक देते, वहीं सुरती के पीक की पिचकारियाँ चलाते और वहीं खाने पीने के बाद बचा हुआ कचरा डालते थे। बातचीत से होने वाले कोलाहल की कोई सीमा न थी। सब कोई अपने लिए अधिक से अधिक जगह घेरने की कोशिश करते थे। किसी की कोई सुविधा का विचार तक न करता था। वह स्वयं जितनी जगह घेरते थे सामान उससे अधिक जगह घेर लेता था। ये 2 दिन बड़ी घबराहट में बीते। रंगून पहुंचने पर मैंने एजेंट को सारा हाल लिख भेजा। लौटते समय मैं डेक पर ही आया, पर इस पत्र के और डॉक्टर मेहता के प्रबंध फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक सुविधा से आया। मेरे फलाहार की झंझट तो यहाँ भी अपेक्षाकृत अधिक ही रहती थी। डॉक्टर मेहता के साथ ऐसा संबंध था कि उनके घर को मैं अपना ही घर समझ सकता था। इससे मैंने पदार्थों पर तो अंकुश रख लिया था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा निश्चित नहीं की थी। इस कारण तरह तरह का जो मेवा आता उसका मैं विरोध न करता था। नाना प्रकार की वस्तुएं आँखों और जीभ को रुचकर लगती थीं। खाने का कोई निश्चित समय नहीं था। मैं स्वयं जल्दी खा लेना पसंद करता था, इसलिए बहुत देर तो नहीं होती थी। फिर भी रात के 8-9 तो सहज ही बच जाते थे। सन 1915 में हरिद्वार में कुंभ का मेला था। उसमें जाने की मेरी कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे महात्मा मुंशी राम जी के दर्शनों के लिए जरूर जाना था। कुंभ के अवसर पर गोखले के भारत सेवक समाज ने एक बड़ी टुकड़ी भेजी थी। उसका प्रबंध श्री हृदयनाथ कुंजरू के जिम्मे था। स्वयं डॉक्टर देव भी उसमें थे। उनका यह प्रस्ताव था कि इस काम में मदद करने के लिए मैं अपनी टुकड़ी भी ले जाऊं। शांति निकेतन वाली टुकड़ी को लेकर मगनलाल गांधी मुझसे पहले हरिद्वार पहुंच गए थे। रंगून से लौटकर मैं भी उनसे जा मिला। कलकत्ते से हरिद्वार पहुंचने में खूब परेशानी उठानी पड़ी। गाड़ी के डिब्बों में कभी कभी रोशनी तक नहीं होती थी। सहारनपुर से तो यात्रियों को माल के या जानवरों के डिब्बों में ही ठूस दिया गया था। खुले बिना छत वाले डिब्बों पर दोपहर का सूरज तपता था। नीचे निरे लोहे का फर्श था। हमने शांति निकेतन में ही देख लिया था कि भंगी का काम करना हिंदुस्तान में हमारा खास धंधा ही बन जाएगा। स्वयं सेवकों के लिए किसी धर्मशाला में तंबू लगाए गए थे। पखानों के लिए डॉक्टर देव ने गड्ढे खुदवाए थे, पर उन गड्ढों की सफाई का प्रबंध तो ऐसे अवसर पर जो थोड़े से वैतनिक भंगी मिल सकते थे उन्हीं के द्वारा वह करा सकते थे ना। इन गड्ढों में जमा होने वाले पाखाने को समय समय पर ढकने और दूसरी तरह से उन्हें साफ रखने का काम फिनिक्स की टुकड़ी के जिम्मे कर देने की मेरी मांग को डॉक्टर देव ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस सेवा की मांग तो मैंने की, लेकिन इसे करने का बोझ मगनलाल गांधी ने उठाया। मेरा धंधा अधिकतर डेरे के अंदर बैठकर लोगों को दर्शन देने का और आने वाले अनेक यात्रियों के साथ धर्म की या ऐसी ही दूसरी चर्चाएं करने का बन गया। मैं दर्शन देते देते अकुला उठा। मुझे उससे 1 मिनट की भी फुर्सत न मिलती थी। नहाने जाते समय भी
दर्शनाभिलाषी मुझे अकेला न छोड़ते थे। फलाहार के समय तो एकांत होता तो कैसे। अपने तंबू के किसी भी हिस्से में मैं एक क्षण के लिए भी अकेला बैठ नहीं पाया। दक्षिण अफ्रीका में जो थोड़ी बहुत सेवा मुझसे बन पड़ी थी, उसका कितना गहरा प्रभाव सारे भारत खंड पर पड़ा है, इसका अनुभव मैंने हरिद्वार में किया। यहाँ मैंने 5 पैरों वाली एक गाय देखी। मुझे तो आश्चर्य हुआ, किंतु अनुभवी लोगों ने मेरा अज्ञान तुरंत दूर कर दिया। 5 पैरों वाली गाय दुष्ट और लोभी लोगों के लोभ की बलि रूप थी। गाय के कंधे को चीरकर उसमें जिंदे बछड़े का काटा हुआ पैर फंसाकर कंधे को सी दिया जाता था और इस दोहरे कसाईपन का उपयोग अज्ञानी लोगों को ठगने में किया जाता था। 5 पैर वाली गाय के दर्शन के लिए कौन हिंदू न ललचाए। उस दर्शन के लिए वह जितना दान दे उतना कम है। कुंभ का दिन आया। मेरे लिए वह धन्य घड़ी थी। मैं यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गया था। तीर्थ क्षेत्र में पवित्रता की शोध में भटकने का मोह मुझे कभी नहीं रहा, किंतु 17 लाख लोग पाखंडी नहीं हो सकते थे। कहा गया था कि मेले में 17 लाख लोग आए होंगे। इनमें असंख्य पुण्य कमाने के लिए, शुद्धि प्राप्त करने के लिए आए थे। इसमें मुझे कोई शंका न थी। यह कहना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है कि इस प्रकार की श्रद्धा आत्मा को किस हद तक ऊपर उठाती होगी। मैं बिछौने पर पड़ा विचार सागर में डूब गया। चारों ओर फैले हुए पाखंड के बीच ये पवित्र आत्माएं भी हैं। ये ईश्वर के दरबार में दंडनीय नहीं मानी जाएंगी। यदि ऐसे अवसर पर हरिद्वार में आना ही पाप है, तो मुझे सार्वजनिक रूप से उसका विरोध करके कुंभ के दिन तो हरिद्वार का त्याग ही करना चाहिए। यदि यहाँ आने में और कुंभ के दिन रहने में पाप ना हो, तो मुझे कोई ना कोई कठोर व्रत लेकर प्रायश्चित पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, प्रचलित पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, आत्मशुद्धि करनी चाहिए। मेरा जीवन व्रतों की नींव पर रचा हुआ है, इसलिए मैंने कोई कठिन व्रत लेने का निश्चय किया। मुझे उस अनावश्यक परिश्रम की याद आई जो कलकत्ते और रंगून में यजमानों को मेरे लिए उठाना पड़ा था। इसलिए मैंने आहार की वस्तुओं की मर्यादा बांधने और अंधेरे से पहले भोजन करने का व्रत लेने का निश्चय किया। मैंने देखा कि यदि मैं मर्यादा की रक्षा नहीं करता हूँ तो यमजनों के लिए मैं भारी असुविधा का कारण बन जाऊँगा और सेवा करने के बदले हर जगह लोगों की मेरी सेवा में उलझाए रखूँगा। अतएव 24 घंटे में 5 चीज़ों से अधिक कुछ न खाने का और रात्रि भोजन के त्याग का व्रत तो मैंने ले ही लिया। दोनों की कठिनाई का पूरा विचार कर लिया। मैंने इस व्रत में एक भी गली न रखने का निश्चय किया। बीमारी में दवा के रूप में बहुत सी चीज़ें लेना या न लेना, दवा की गिनती खाने और वस्तुओं में करना या न करना, इन सब बातों को सोच लिया और निश्चय किया कि खाने की कोई भी पदार्थ मैं 5 से अधिक न लूँगा। इन 2 व्रतों के लिए अब 13 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने मेरी काफ़ी रक्षा की है, परंतु परीक्षा की है, किंतु जिस प्रकार परीक्षा की है उसी प्रकार ये व्रत मेरे लिए काफ़ी ढाल रूप भी सिद्ध हुए हैं। मेरा यह मत है कि इन्हीं व्रतों के कारण मेरा जीवन बढ़ा है और मैं मानता हूँ कि इनकी वजह से मैं अनेक बार बीमारियों से बच गया हूँ। लक्ष्मण झूला। जब मैं पहाड़ से दिखने वाले महात्मा मुंशी राम जी के दर्शन करने और उनका गुरुकुल देखने गया तो मुझे वहाँ बड़ी शांति मिली। हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शांति के बीच का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्मा ने मुझे अपने प्रेम से नहला दिया। ब्रह्मचारी के मेरे पास हटते ही न थे। राम देव जी भी उसी समय मुलाकात हुई और उनकी शक्ति का परिचय मैं तुरंत पा गया। यद्यपि हमें अपने बीच कुछ मतभेद का अनुभव हुआ, फिर भी हम परस्पर स्नेह की गांठ से बंध गए। गुरुकुल में औद्योगिक शिक्षा शुरू करने की आवश्यकता के बारे में रामदेव जी और दूसरे शिक्षकों के साथ मैंने काफ़ी चर्चा की। मुझे गुरुकुल छोड़ते हुए बहुत दुख हुआ। मैंने लक्ष्मण झूले की तारीफ बहुत सुनी थी। बहुतों ने मुझे सलाह दी थी कि ऋषिकेश गए बिना मैं हरिद्वार न छोड़ूं। मुझे वहां पैदल जाना था, इसलिए एक मंजिल ऋषिकेश की और दूसरी लक्ष्मण झूले की थी। में अनेक सन्यासी मुझसे मिलने आए थे। उनमें से एक को मेरे जीवन में बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। फिनिक्स मंडल मेरे साथ था। उन सबको देखकर उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। हमारे बीच धर्म की चर्चा हुई। उन्होंने देखा कि मुझ में धर्म की तीव्र भावना है। मैं गंगा स्नान करके आया था, इसलिए शरीर खुला था। मेरे सिर पर शिखा और जनेऊ न देखकर उन्हें दुख हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ और शिखा नहीं रखते हैं, इससे हमारे
समान लोगों को दुख होता है। ये दो हिंदू धर्म की बाह्य संज्ञाएं हैं और प्रत्येक हिंदू को इन्हें धारण करना चाहिए। कठियावाड़ के वैश्य परिवारों में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं था, पर पहले 3 वर्णों को जनेऊ पहनना चाहिए, इस आशय का नया प्रचार चल रहा था। उनके फलस्वरूप गांधी कुटुंब के कुछ व्यक्ति जनेऊ पहनने लगे थे। जो ब्राह्मण हम 2-3 भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाते थे, उन्होंने हमें जनेऊ पहनाया और अपने पास कुंजी रखने का कोई कारण न होते हुए भी मैंने 2-3 कुंजियाँ उसमें लटका ली। जनेऊ के टूट जाने पर उसका मोह उतर गया था या नहीं सो तो याद नहीं है, पर मैंने नया जनेऊ नहीं पहना। बड़ी उम्र होने पर हिंदुस्तान और दक्षिण अफ्रीका में भी दूसरों ने मुझे जनेऊ पहनने का प्रयत्न किया था, पर मेरे ऊपर उनकी दलीलों का कोई असर न हुआ था। यदि शूद्र जनेऊ न पहन सकें तो दूसरे वर्ण क्यों पहने। जिस बाह्य वस्तु की प्रथा हमारे कुटुंब में नहीं थी, उसे आरंभ करने का मुझे एक भी सबल कारण नहीं मिला था। मेरा जनेऊ पहनने से कोई विरोध नहीं था, परंतु उसे पहनने का कोई कारण नहीं दिखाई देता था। वैष्णव होने के कारण मैं कंठी पहनता था। सिखा तो गुरुजन हम भाइयों के सिर पर रखवाते ही थे, पर विलायत जाने के समय मैंने इसे शर्म के मारे सिखा कटवा दी थी कि वहाँ सिर खुला रखना होगा। गोरे सिखा को देखकर हंसेंगे और मुझे जंगली समझेंगे। मेरे साथ रहने वाले मेरे भतीजे छगनलाल गांधी दक्षिण अफ्रीका में बड़ी श्रद्धा से सिखा रखते थे। यह सिखा उनके सार्वजनिक काम में बाधक होगी, इस भ्रम के कारण मैंने उनका मन दुखा कर भी उसे कटवा दिया था। यूँ सिखा रखने में मुझे शर्म लगती थी। मैं जनेऊ तो धारण नहीं करूँगा, जिसे न पहनते हुए भी असंख्य हिंदू माने जाते हैं, उसे पहनने की मैं अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं देखता। फिर जनेऊ धारण करने का अर्थ है दूसरा जन्म लेना, अर्थात स्वयं संकल्प पूर्वक शुद्ध बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। आजकल हिंदू समाज और हिंदुस्तान दोनों गिरी हालत में हैं, उनमें जनेऊ धारण करने का हमें अधिकार ही कहाँ है। हिंदू समाज को जनेऊ का अधिकार तभी हो सकता है जब वह अस्पृश्यता का मैल धो डाले, ऊंच नीच की बात भूल जाए, जड़ जमाए हुए दूसरे दोषों को दूर करे और चारों ओर फैले हुए अधर्म तथा पाखंड का अंत कर दे। इसलिए जनेऊ धारण करने की आपकी बातें मेरे गले नहीं उतरती, किंतु सिखा के संबंध में आपकी बात मुझे अवश्य सोचनी होगी। सिखा तो मैं रखता था, लेकिन उसे मैंने शर्म और डर के मारे ही काट डाला। मुझे लगता है कि सिखा धारण करनी चाहिए। मैं इस संबंध में अपने साथियों से चर्चा करूंगा। स्वामी जी को जनेऊ के बारे में मेरी दलील अच्छी नहीं लगी। जो कारण मैंने न पहनने के लिए दिए वह उन्हें पहनने के पक्ष में दिखाई पड़े। जनेऊ के विषय में ऋषिकेश में मैंने जो विचार प्रकट किए थे वह आज भी लगभग उसी रूप में कायम हैं। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद हैं, तब तक प्रत्येक धर्म को किसी विशेष बाह्य चिन्ह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जब बाह्य संज्ञा केवल आडंबर बन जाती है अथवा अपने धर्म को दूसरे धर्म से अलग बताने के काम आती है, तब वह त्याज्य हो जाती है। मैं नहीं मानता कि आजकल जनेऊ हिंदू धर्म को ऊपर उठाने का साधन है, इसलिए उसके विषय में मैं तटस्थ हूँ। सिखा का त्याग स्वयं मेरे लिए लज्जा का कारण था, इसलिए साथियों से मैंने उसे धारण करने का निश्चय किया था। पर अब हमें लक्ष्मण झूले की ओर चलना चाहिए। ऋषिकेश और लक्ष्मण झूले के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत भले लगे। प्राकृतिक कला को पहचानने की पूर्वजों की शक्ति के विषय में और कला को धार्मिक स्वरूप देने की उनकी दीर्घ दृष्टि के विषय में मैंने मन ही मन अत्यंत आदर का अनुभव किया। हरिद्वार की तरह ऋषिकेश में भी लोग रास्तों और गंगा के सुंदर किनारों को गंदा कर देते थे। गंगा के पवित्र जल को दूषित करने में उन्हें कोई किसी प्रकार का संकोच न होता था। लक्ष्मण झूला जाते हुए लोहे का झूलता पुल देखा। लोगों ने सुना कि यह पुल पहले रस्सियों का था और मजबूत था। उसे तोड़कर एक उदार हृदय माड़वाली सज्जन ने बड़ा दान देकर लोहे का पुल बनवा दिया और उसकी चाबी सरकार को सौंप दी। रस्सियों के पुल की मुझे कोई कल्पना नहीं है, पर लोहे का पुल प्राकृतिक वातावरण को कलुषित कर रहा था और बहुत अप्रिय मालूम होता था। यात्रियों के इस रास्ते की चाबी सरकार को सौंप दी गई। यह चीज़ मेरी उस समय की वफादारी को भी असहाय लगी, पर हरिद्वार के अनुभव मेरे लिए मूल सिद्ध हुए। मुझे कहाँ बसना और क्या करना चाहिए इसका निश्चय करने में हरिद्वार के अनुभव ने मेरी बहुत बड़ी मदद की। आश्रम की स्थापना। कुंभ की यात्रा मेरी हरिद्वार की दूसरी यात्रा थी। सन 1915 के मई महीने की 25 तारीख के दिन सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई।
श्रद्धानंद की इच्छा थी कि मैं हरिद्वार में बसूं। कलकत्ते के कुछ मित्रों की सलाह बैद्यनाथ धाम में बसाने की थी। कुछ मित्रों का प्रबल आग्रह राजकोट में बसने का था। किंतु जब मैं अहमदाबाद से गुजरा तो बहुत से मित्रों ने अहमदाबाद प्रसन्न करने को कहा और आश्रम का खर्च खुद ही उठाने का जिम्मा लिया। उन्होंने मकान खोज देना भी कबूल किया। अहमदाबाद पर मेरी नज़र टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि चूंकि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था, इसलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह हो सकेगा। साथ ही यह आशा भी थी कि गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोग धन की अधिक मदद कर सकेंगे। अहमदाबाद के मित्रों के साथ मैंने जो चर्चाएं की उनमें अस्पृश्यों का प्रश्न भी चर्चा का विषय बना था। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि कोई योग्य अंत्यज्य भाई आश्रम में भर्ती होना चाहेगा तो मैं उसे अवश्य भर्ती करूंगा। आपकी शर्तों का पालन कर सकने वाले अंतज्य कौन रास्ते पर पड़े हैं। यूँ कहकर एक वैष्णव मित्र ने अपने मन का समाधान कर लिया और आखिर अहमदाबाद में बसने का निश्चय हुआ। मकानों की तलाश करते हुए कोचरब में श्री जीवनलाल बैरिस्टर का मकान किराए पर लेने का निश्चय हुआ। श्री जीवनलाल मुझे अहमदाबाद में बसाने वालों में अग्रणी थे। तुरंत ही प्रश्न उठा कि आश्रम का क्या नाम रखा जाए। मैंने मित्रों से सलाह की। कई नाम सामने आए। सेवाश्रम, तपोवन आदि नाम सुझाए गए थे। मैंने और साथियों ने सत्याग्रह आश्रम नाम पसंद किया। इस नाम से सेवा का और सेवा की पद्धति का भाव सहज ही प्रकट होता था। आश्रम चलाने के लिए नियमावली की आवश्यकता थी, अतएव मैंने नियमावली का मसविदा तैयार करके उस पर मित्रों की राय मांगी। आश्रम में इस समय लगभग 13 तमिल भाई थे। दक्षिण अफ्रीका से मेरे साथ 5 तमिल बालक आए थे और दूसरे यहाँ के थे। लगभग 25 स्त्री पुरुषों से आश्रम का आरंभ हुआ था। सब एक रसोई में भोजन करते थे और इस तरह रहने की कोशिश करते थे मानो एक ही कुटुंब के हों। कसौटी पर चढ़े। आश्रम को कायम हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि इतने में जैसी कसौटी की मुझे आशा नहीं थी वैसी कसौटी हमारी हुई। भाई अमृतलाल ठक्कर का पत्र मिला। एक गरीब और प्रामाणिक अंतज्य परिवार है, वह आपके आश्रम में रहना चाहता है, क्या उसे भर्ती करेंगे? मैं चौंका। ठक्कर बाबा जैसे पुरुष की सिफारिश लेकर कोई अंतज्य परिवार इतनी जल्दी आएगा, इसकी मुझे जरा भी आशा ना थी। मैंने साथियों को वह पत्र पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने उसका स्वागत किया। भाई अमृतलाल ठक्कर को लिखा गया कि यदि वह परिवार आश्रम के नियमों का पालन करने को तैयार हो तो हम उसे भर्ती करने के लिए तैयार हैं। दूधा भाई, उनकी पत्नी दानी बहन और दूध पीती तथा घुटनों चलती बच्ची लक्ष्मी तीनों आए। दूधा भाई बम्बई में शिक्षक का काम करते थे। नियमों का पालन करने को वे तैयार थे। उन्हें आश्रम में रख लिया। सहायक मित्र मंडल में खलबली मच गई। जिस कुएं में बंगले के मालिक का हिस्सा था उस कुएं से पानी भरने में हमें अड़चन होने लगी। चरस वाले पर हमारे पानी के छींटे पड़ जाते तो वह भ्रष्ट हो जाता। उसकी गालियां देना और दूधा भाई को सताना शुरू किया। मैंने सबसे कह दिया कि गालियां सहते जाओ और दृढ़तापूर्वक पानी भरते रहो। हमें चुपचाप गालियां सुनते देखकर चरस वाला शर्मिंदा हुआ और उसने गालियां देना बंद कर दिया। पर पैसे की मदद बंद हो गई। जिन भाई ने आश्रम के नियमों का पालन करने वाले अंतज्यों के प्रवेश के बारे में पहले से ही शंका की थी, उन्हें तो आश्रम में अंतज्य के भर्ती होने की आशा ही न थी। पैसे की मदद बंद होने के साथ बहिष्कार की अफवाहें मेरे कानों तक आने लगीं। मैंने साथियों से चर्चा करके तय कर रखा था, यदि हमारा बहिष्कार किया जाए और हमें कहीं से कोई मदद न मिले तो भी हम अब अहमदाबाद नहीं छोड़ेंगे। अंत्यजों की बस्ती में जाकर उनके साथ रहेंगे और जो कुछ मिलेगा उससे अथवा मजदूरी करके अपना निर्वाह करेंगे। आखिर मगनलाल ने मुझे नोटिस दी। अगले महीने आश्रम का खर्च चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने धीरज से जवाब दिया, तो हम अंतजनों की बस्ती में रहने जाएंगे। मुझ पर ऐसा संकट पहली ही बार नहीं आया था। इस बार अंतिम घड़ी में प्रभु ने मदद की। मगनलाल के नोटिस देने के तुरंत बाद एक दिन बाद सबसे सवेरे किसी लड़के ने आकर खबर दी, बाहर मोटर गाड़ी खड़ी है, एक सेठ आपको बुला रहे हैं। मैं मोटर के पास गया। सेठ ने मुझसे पूछा, मेरी इच्छा आश्रम को कुछ मदद देने की है, आप लेंगे? मैंने जवाब दिया, आप
अगर कुछ देंगे तो मैं ज़रूर लूँगा। मुझे कबूल करना चाहिए कि इस समय मैं आर्थिक संकट में भी हूँ। मैं कल इसी समय आऊँगा, तब आप आश्रम में होंगे। मैंने हाँ कहा और सेठ चले गए। दूसरे दिन नियत समय पर मोटर का भोंपू बोला। लड़कों ने खबर दी, सेठ अंदर नहीं आए। मैं उनसे मिलने गया। वह मेरे हाथ पर 13,000 के नोट रखकर विदा हो गए। मैंने इस मदद की कभी आशा नहीं रखी थी, मदद देने की यह रीति भी नहीं देखी। उन्होंने आश्रम में पहले कभी कदम नहीं रखा था। मुझे याद आता है कि मैं उनसे एक ही बार मिला था। ना आश्रम में आना, न कुछ पूछना, बाहर ही बाहर पैसे देकर लौट जाना। ऐसा यह मेरा पहला ही अनुभव था। इस सहायता के कारण अंत्यजों की बस्ती में जाना रुक गया। मुझे लगभग 1 साल का खर्च मिल गया। पर जिस तरह बाहर खलबली मची, उसी तरह आश्रम में भी मची। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका में मेरे यहाँ अंतज्य आदि आते रहते और भोजन करते रहते थे, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अंतज्य कुटुंब का आना मेरी पत्नी को और आश्रम की दूसरी स्त्रियों को पसंद आया। दानी बहन के प्रति घृणा नहीं तो उनकी उदासीनता ऐसी थी जिसे मेरी अत्यंत सूक्ष्म आँखें देख लेती थीं और तेज कान सुन लेते थे। आर्थिक सहायता के अभाव के डर ने मुझे जरा भी चिंतित नहीं किया था, पर यह आंतरिक क्षोभ कठिन सिद्ध हुआ। दानी बहन साधारण स्त्री थी। दूधा भाई की शिक्षा भी साधारण थी, पर उनकी बुद्धि अच्छी थी। उनका धीरज मुझे पसंद आया था। उन्हें कभी कभी गुस्सा आता था, पर कुल मिलाकर उनकी सहनशक्ति की मुझ पर अच्छी छाप पड़ी थी। मैं दादू भाई को समझाता था कि वह छोटे मोटे अपमान पी लिया करें, वह समझ जाते थे और दानी बहन से भी सहन करवाते थे। इस परिवार को आश्रम में रखकर से आश्रम ने बहुतेरे पाठ सीखे हैं और प्रारंभिक काल में ही इस बात के बिल्कुल स्पष्ट हो जाने से कि आश्रम में अस्पृश्यता के लिए कोई जगह स्थान नहीं है, आश्रम की मर्यादा निश्चित हो गई और इस दिशा में उसका काम बहुत सरल हो गया। इसके बावजूद आश्रम का खर्च बराबर बढ़ता रहने पर भी मुख्यतः कट्टर माने जाने वाले हिंदुओं की तरफ से ही मिलता रहा है दान। कदाचित यह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि अस्पृश्यता की जड़ें अच्छी तरह हिल गई हैं। इसके दूसरे प्रमाण तो अनेकों हैं, परंतु जहाँ अंतज्य के साथ रोटी तक का व्यवहार रखा जाता हो, वहाँ भी अपने को सनातनी मानने वाले हिंदू मदद दें, यह कोई नगण्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। इसके आगे की कथा यद्यपि मेरी दृष्टि में सत्य के शोधक के लिए जानने योग्य है, तथापि मुझे डर है कि वह अधूरी ही दी जा सकेगी। इस पर भी मेरी इच्छा और आशा यह है कि भगवान पहुँचने दे तो असहयोग के युग तक मैं पहुँच जाऊँ। गिरमिट की प्रथा। अब नए बसे और भीतरी तथा बाहरी तूफानों में से उभरे हुए आश्रम को छोड़कर यहाँ गिरमिट प्रथा का थोड़ा प्रचार कर लेने का समय आ गया है। गिरमिटिया यानी वह मजदूर जो 5 बरस या इससे कम की मजदूरी के इकरारना पर सही करके हिंदुस्तान के बाहर मजदूरी करने गए हों। नेटाल के ऐसे गिरमिटियों पर लगा 3 पाउंड का वार्षिक कर सन 1914 में उठा लिया गया था, पर गिरमिट की प्रथा अभी तक बंद नहीं हुई थी। सन 16 में भारत भूषण पंडित मालवीय जी ने यह प्रश्न धारा सभा में उठाया था और लॉर्ड हार्डिंग ने उनके प्रस्ताव स्वीकार करके घोषित किया था कि समय आने पर इस प्रथा को नष्ट करने का वचन मुझे सम्राट की ओर से मिला है। लेकिन मुझे तो स्पष्ट लगा कि इस प्रथा को तत्काल ही बंद करने का निर्णय हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने अपनी लापरवाही से बरसों तक इस प्रथा को चलने दिया था। मैंने माना कि अब इस प्रथा को बंद कराने जितनी जागृति लोगों में आ गई है। मैं कुछ नेताओं से मिला, कुछ समाचार पत्रों में इस विषय में लिखा और मैंने देखा कि लोकमत इस प्रथा को मिटा देने के पक्ष में है। क्या इसमें सत्याग्रह का उपयोग हो सकता है? मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं थी, पर उसका उपयोग कैसे किया जाए सो मैं नहीं जानता था। इस बीच वायसराय ने समय आने पर शब्दों का अर्थ समझाने का अवसर खोज लिया। उन्होंने घोषित किया कि दूसरी व्यवस्था करने में जितना समय लगेगा उतने समय में यह प्रथा उठा दी जाएगी। अतएव सन 1917 के फरवरी महीने में भारत भूषण पंडित मालवीय जी ने गिरमिट प्रथा सदा के लिए समाप्त कर देने का कानून बड़ी धारा सभा में पेश करने की इजाज़त मांगी।
तो वायसराय ने वैसा करने से इनकार कर दिया। अतएव इस प्रश्न के संबंध में मैंने हिंदुस्तान में घूमना शुरू किया। भ्रमण आरंभ करने से पहले मुझे वायसराय से मिल लेना उचित मालूम हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझे मिलने की तारीख भेजी। उस समय के मिस्टर मेफी, अफसर जॉन मेफी उनके मंत्री थे। मिस्टर मेफी के साथ मेरा अच्छा संबंध स्थापित हो गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के साथ संतोषजनक बातचीत हुई। उन्होंने निश्चयपूर्वक तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे उनकी मदद की आशा बंधी। भ्रमण का आरंभ मैंने बम्बई से किया। बम्बई में सभा करने का जिम्मा मिस्टर जहांगीर पिटीट ने अपने सिर लिया। इंपीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन के नाम से सभा हुई। उसमें डॉक्टर रीड, सल्लू भाई, श्यामलाल दास, मिस्टर नटराजन आदि थे। मिस्टर पिटीट तो थे ही। प्रस्ताव में गिरमिट प्रथा बंद करने की विनती करनी थी। प्रश्न यह था कि वह कब बंद की जाए। 3 सुझाव थे, जितनी जल्दी हो सके, 31वीं जुलाई तक और तुरंत। 31वीं जुलाई का मेरा सुझाव था। मुझे तो निश्चित तारीख की ज़रूरत थी, ताकि उस अवधि में कुछ ना हो तो यह सोचा जा सके कि आगे क्या करना है, क्या हो सकता है। सर लल्लू भाई का सुझाव तुरंत रखने का था। उन्होंने कहा 31वीं जुलाई की अपेक्षा तुरंत शब्द अधिक शीघ्रता सूचक है। मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि जनता तुरंत को नहीं समझ सकती। तुरंत से कुछ काम लेना हो तो उसके सामने निश्चयात्मक शब्द होना चाहिए। तुरंत का अर्थ तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप करेंगे। सरकार उसका एक अर्थ करेगी, जनता दूसरा करेगी। 31वीं जुलाई का अर्थ तब तक ही करेंगे और इस तारीख तक मुक्ति न मिली तो हमें क्या कदम उठाना चाहिए, सो हम सोच सकेंगे। यह दलील डॉक्टर रीड के गले तुरंत उतर गई। अंत में सर लल्लू भाई को भी 31वीं जुलाई पसंद आ गई और प्रस्ताव में यह तारीख रखी गई। सार्वजनिक सभा में यह प्रस्ताव पेश किया गया और सर्वत्र की 31वीं जुलाई की सीमा अंकित हुई। बम्बई में श्री जयराज पिटीट के अथक परिश्रम से स्त्रियों का एक डिपुटेशन वायसराय के पास पहुंचा। उसमें लेडी ताता, स्वर्गीय दिलशाद बेगम आदि महिलाएं थीं। सब बहनों के नाम तो मुझे याद नहीं है, पर इस डिपुटेशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और वायसराय ने उन्हें आशाजनक उत्तर दिया था। मैं कराची, कलकत्ता आदि स्थानों में भी हो आया था। सब जगह अच्छी सभाएं हुई थी और लोगों में सर्वत्र खूब उत्साह था। आंदोलन आरंभ करते समय मुझे ये आशा नहीं थी कि ऐसी सभाएं होंगी और उनमें लोग इतनी संख्या में उपस्थित होंगे। इन दिनों मेरी यात्रा अकेले ही होती थी, इस कारण अनोखे अनुभव प्राप्त होते थे। खुफिया पुलिस वाले तो मेरे पीछे लगे ही रहते। उनके साथ मेरा झगड़ा होने का कोई कारण ही न था। मुझे कोई बात छिपानी नहीं थी, इससे वह मुझे परेशान नहीं करते थे और न मैं उन्हें परेशान करता था। सौभाग्य से उस समय मुझे महात्मा की छाप नहीं मिली थी। यद्यपि जहाँ मैं पहचान लिया जाता था वहाँ इस नाम का घोष ज़रूर होता था। एक बार रेल में जाते हुए कई स्टेशनों पर खुफिया पुलिस वाले मेरा टिकट देखने आते और नंबर वगैरह लेते रहते थे। उनके प्रश्नों का उत्तर मैं उन्हें तुरंत ही दे देता था। साथी यात्रियों ने मान लिया था कि मैंने कोई सीधा साधा साधु अथवा फकीर हूँ। जब 2-4 स्टेशन तक खुफिया पुलिस वाले आए तो यात्री चिढ़ गए और उन्होंने गालियाँ देकर धमकाया, इस बेचारे साधु को नाहक क्यों परेशान सताते हो। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, इन बदमाशों को टिकट मत दिखाओ। मैंने इन यात्रियों से धीमी आवाज़ में कहा, उनके टिकट देखने से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। वह अपना कर्तव्य करते हैं, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं होता। यात्रियों के गले यह बात नहीं उतरी। वे मुझ पर अधिक तरस खाने लगे और आपस में बात करने लगे कि निर्दोष आदमियों को इस तरह तंग क्यों किया जा सकता है। खुफिया पुलिस वालों की तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं मालूम हुई, पर रेल की भीड़ की तकलीफ़ का मुझे लाहौर से दिल्ली के बीच कड़वे से कड़वा अनुभव हुआ। कराची के कलकत्ते मुझे लाहौर के रास्ते जाना था। लाहौर में ट्रेन बदलनी थी। वहाँ की ट्रेन में मेरी कहीं दाल गलती नहीं थी। यात्री ज़बरदस्ती अपना रास्ता बना लेते थे। दरवाज़ा बंद होता था तो खिड़की में से अंदर घुस जाते थे। मुझे कलकत्ते निश्चित तारीख पर पहुँचना था। यह ट्रेन खो देता तो मैं कलकत्ते पहुँच ना पाता। मैं जगह मिलने की आशा छोड़ बैठा था। कोई मुझे अपने डिब्बे में आने ना देता था। आखिर एक मजदूर ने मुझे ढूंढते हुए देखकर कहा, मुझे 12 आने दे दो तो जगह दिला दूँ।
मैंने कहा मुझे जगह दिलवा दो तो ज़रूर 12 आने दूंगा। बेचारा मजदूर यात्रियों से गिड़गिड़ा कर कह रहा था, पर कोई मुझे लेने को तैयार न होता था। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि एक डिब्बे के कुछ यात्रियों ने कहा, यहाँ जगह नहीं है, लेकिन इसके भीतर घुस सकते हो तो घुस जाओ, खड़ा रहना होगा। मजदूर मेरी ओर देखकर बोला, क्यों जी? मैंने हाँ कहा और उसने मुझे उठाकर खिड़की से अंदर डाल दिया। मैं अंदर घुसा और उस मजदूर ने 12 आने कमा लिए। इस तरह मैं टकराता और धक्का मुक्की बर्दाश्त करता हुआ समय पर कलकत्ते पहुंच गया। कासिम बाजार के महाराज ने अपने यहाँ उतरने का निमंत्रण दे रखा था। कलकत्ते की सभा के अध्यक्ष भी वही थे। कराची की ही तरह कलकत्ते में भी लोगों का उत्साह उमड़ पड़ता था। कुछ अंग्रेज भी सभा में उपस्थित थे। 21वीं जुलाई के पहले गिरमिट की प्रथा बंद होने की सरकारी घोषणा हुई। सन 1894 में इस प्रथा का विरोध करने वाला पहला प्रार्थना पत्र मैंने तैयार किया था और यह आशा रखी थी कि किसी दिन यह अर्ध गुलामी अवश्य ही रद्द होगी। 1894 से शुरू किए गए इस प्रयत्न में बहुतों की सहायता थी, पर यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि इसके पीछे शुद्ध सत्याग्रह था। इसका विशेष विवरण और इसमें भाग लेने वाले पात्रों की जानकारी पाठकों को दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के इतिहास में अधिक मिलेगी। नील का दाग। चंपारण जनक राजा की भूमि है। जिस तरह चंपारण में आम के वन हैं, उसी तरह सन 1917 में वहाँ नील के खेत थे। चंपारण के किसान अपनी ही जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करके असल मालिकों के लिए करने को कानून में बंधे हुए थे। इसे वहाँ 3 कठिया कहा जाता था। 20 कट्ठे का वह 1 एकड़ था और उसमें से 3 कट्ठे ज़मीन में नील बोने की प्रथा को 3 कठिया कहते थे। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि वहाँ जाने से पहले मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। नील की खेती होती है इसका ख्याल भी कि बराबर था। नील की गोटियाँ मैंने देखी थी, पर वह चंपारण में बनती है और उसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमार शुक्ल नामक चंपारण के एक किसान थे, उन पर दुख पड़ा था। यह दुख उन्हें अखरता था, लेकिन अपने इस दुख के कारण उनमें नील के इस दाग को सबके लिए धो डालने की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। जब मैं लखनऊ कांग्रेस में गया तो वहाँ इस किसान ने मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू आपको सब हाल बताएंगे, वाक्य वह कहते जाते और चंपारण आने का निमंत्रण देते जाते थे। वकील बाबू से मतलब था चंपारण के मेरे प्रिय साथी बिहार के सेवा जीवन के प्राण ब्रज किशोर बाबू से। राजकुमार शुक्ल उन्हें मेरे तंबू में लाए। उन्होंने काले आलपाका की अचकन पतलून वगैरह पहन रखा था। मेरे मन पर उनकी कोई अच्छी छाप नहीं पड़ी। मैंने मान लिया कि वे भोले किसानों को लूटने वाले कोई वकील साहब होंगे। मैंने उनसे चंपारण की थोड़ी कथा सुनी। अपने रिवाज के अनुसार मैंने जवाब दिया, खुद देखे बिना इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। आप कांग्रेस में बोलिएगा, मुझे तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए। राजकुमार शुक्ल को कांग्रेस की मदद की तो ज़रूरत थी ही। ब्रज किशोर बाबू कांग्रेस में चंपारण के बारे में बोले और सहानुभूति सूचक प्रस्ताव पास हुआ। राजकुमार शुक्ल प्रसन्न हुए, पर इतने से ही उन्हें संतोष न हुआ। वह तो खुद मुझे चंपारण के किसानों के दुख बताना चाहते थे। मैंने कहा, अपने भ्रमण में मैंने चंपारण को भी सम्मिलित कर लूँगा और 1-2 दिन वहाँ ठहरूँगा। उन्होंने कहा, 1 दिन काफ़ी होगा, नज़रों से देखिए तो सही। लखनऊ से मैं कानपुर गया था, वहाँ भी राजकुमार शुक्ल हाजिर ही थे। यहाँ से चंपारण बहुत नज़दीक है, 1 दिन दे दीजिए। अभी मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं चंपारण आने का वचन देता हूँ। यह कहकर मैं ज़्यादा बध गया। मैं आश्रम गया तो राजकुमार शुक्ल वहाँ भी मेरे पीछे लगे ही रहे। अब तो दिन मुकर्रर कीजिए। मैंने कहा, मुझे फला तारीख को कलकत्ते जाना है, वहाँ आइए और मुझे ले जाइए। कहाँ जाना, क्या करना और क्या देखना, इसकी मुझे कोई जानकारी न थी। कलकत्ते में भूपेन बाबू के यहाँ मेरे पहुँचने से पहले उन्होंने वहाँ डेरा डाल दिया था। इस अपढ़ अनगढ़ परंतु निश्चयवान किसान ने मुझे जीत लिया। सन 1917 के आरंभ में कलकत्ते से हम 2 व्यक्ति रवाना हुए। दोनों की एक सी जोड़ी थी, दोनों किसान जैसे ही लगते थे। राजकुमार शुक्ल जिस गाड़ी में
ले गए, उस पर हम दोनों सवार हुए, सवेरे पटना उतरे। पटना की मेरी यह पहली यात्रा थी। वहाँ किसी के साथ मेरा ऐसा परिचय नहीं था जिससे उनके घर पर उतर सकूं। मैंने यह सोच लिया था कि राजकुमार शुक्ल अनपढ़ किसान हैं, तथापि उन्हें कोई वसीला तो होगा ही। ट्रेन में मुझे उनकी कुछ अधिक जानकारी मिलने लगी। पटना में उनका पर्दा खुला। राजकुमार शुक्ल की बुद्धि निर्दोष थी। उन्होंने जिन्हें अपना भिन्न मान रखा था, वह वकील उनके मित्र नहीं थे, बल्कि राजकुमार शुक्ल उनके आश्रित जैसे थे। किसान मुवक्किल और वकील के बीच चौमासे की गंगा के चौड़े पाट के बराबर अंतर था। मुझे वह राजेंद्र बाबू के घर ले गए। राजेंद्र बाबू पुरी अथवा कहीं गए थे। बंगले पर एक दो नौकर थे। मेरे साथ खाने की कुछ सामग्री थी। मुझे थोड़ी खजूर की ज़रूरत थी। बेचारे राजकुमार शुक्ल बाजार से ले आए। पर बिहार में छुआछूत का बहुत बड़ा रिवाज था। मेरी बाल्टी के पानी के छींटे नौकर को भ्रष्ट करते थे। नौकर को क्या पता कि मैं किस जाति का हूँ। राजकुमार शुक्ल ने अंदर के पाखाने का उपयोग करने को कहा। नौकर ने बाहर के पाखाने की ओर इशारा किया। मेरे लिए इसमें परेशान या गुस्सा होने का कोई कारण न था। इस प्रकार के अनुभव कर करके मैं बहुत पक्का हो गया था। नौकर तो अपने धर्म का पालन कर रहा था और राजेंद्र बाबू के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। इन मनोरंजक अनुभवों के कारण जहाँ राजकुमार शुक्ल के प्रति मेरा आदर बढ़ा, वहाँ उनके विषय में मेरा ज्ञान भी बढ़ा। पटना से लगाम अपने हाथ में ले ली। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये आत्मकथा आप सबको पसंद आ रहा होगा। ये आत्मकथा के वीडियो आप सबको पसंद आ रहे होंगे। तो एक ही निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मित्रों को भेजिए, पढ़िए, सुनिए। महात्मा गांधी की आत्मकथा, महात्मा गांधी को जानिए। आप उस देश में रहते हैं जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष पैदा हुए थे, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में जानना आपका कर्तव्य भी बनता है।